नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं राशिद। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्र में इस वक्त गर्मी ने अपना प्रकोप बनाया हुआ है। इस गर्मी से न सिर्फ लोग बेहाल हैं बल्कि खेत खलिहान भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। लगातार किसानों को उम्मीद है कि कब बारिश दस्तक देगी, कब मानसून सक्रिय होगा, कब उनके खेतों को राहत मिलेगी। तो मानसून को लेकर और बारिश को लेकर क्या संभावनाएं हैं, इससे आपको रूबरू कराएंगे मौसम की जानकारी में। साथ ही आपको तमाम जानकारियां देंगे आपके उत्पादों की, यानी कि आपके जो उत्पाद हैं उनका आज मंडी में आपको क्या दाम मिलने वाला है और कमोडिटी की जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन आज शुक्रवार है और आपको बेसब्री के साथ इंतजार रहता है अपने पत्रों के जवाब का, अपनी जिज्ञासाओं के हल का। तो हम उन सभी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपके अपने कार्यक्रम आपकी चिट्ठी में। लेकिन कृषि दर्शन के आज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। भूसे के यूरिया ट्रीटमेंट की तकनीक, लीची की खेती से अतिरिक्त लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। यदि पशुओं को गेहूं का भूसा देने से पहले यूरिया से उपचारित किया जाए तो उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने भूसे का यूरिया ट्रीटमेंट करने के लिए नई तकनीक विकसित की है। इससे भूसे को उपचारित करना आसान हो गया है। इसमें समय और मेहनत की बचत होती है। ग्रामीण इलाकों में पशुओं के लिए गेहूं के भूसे का यूरिया ट्रीटमेंट काफी समय से प्रचलित है। ऐसा करने से भूसे के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। यूरिया ट्रीटमेंट करने से भूसे में प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है और पशु इसे आसानी से पचा पाते हैं। लेकिन भूसे पर यूरिया का छिड़काव करना हमेशा से समस्या का काम रहा है, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त समय और श्रम की जरूरत पड़ती है। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नवीन तकनीक विकसित की है जिसमें थ्रेशर में ही कुछ इंतजाम करके यूरिया ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस तकनीक में 100 किलोग्राम भूसे का ट्रीटमेंट करने के लिए 50 लीटर यूरिया का घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को 1000 लीटर की पानी की टंकी में डालकर पाइप से थ्रेशर के उस हिस्से तक ले जाया जाता है जहां से भूसा निकलता है। घोल को थ्रेशर तक प्लंजर पंप की मदद से ले जाते हैं, जो थ्रेशर के शाफ्ट के साथ गति करते हुए भूसे पर घोल का छिड़काव करता है। इस विधि में थ्रेशर से अलग हुए भूसे का साथ ही साथ यूरिया ट्रीटमेंट भी हो जाता है। इस तकनीक में थ्रेशर को बंद जगह पर स्थापित करना चाहिए ताकि भूसा एक जगह एकत्रित हो जाए। जहां पारंपरिक विधि में यूरिया ट्रीटमेंट का खर्च लगभग 50 रुपए प्रति क्विंटल पड़ता है, वहीं इस नई विधि में लगभग आधी लागत में भूसे का यूरिया ट्रीटमेंट हो जाता है। समय और मेहनत की बचत अलग से होती है। लीची उगाने वाले किसानों के लिए वैज्ञानिकों ने नए बहुफसली मॉडल की सिफारिश की है, जिससे आमदनी बढ़ती है। साथ ही लीची से लोकप्रिय उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। लीची की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नई फसल प्रणाली और मूल्यवर्धन की आसान तकनीकें विकसित की हैं। वैज्ञानिकों ने लीची आधारित 3 बहुफसली मॉडल विकसित किए हैं। इन मॉडलों के तहत लीची के बाग में केले की बागवानी भी की जा सकती है। सब्जी और फूलों की खेती में दिलचस्पी रखने वाले किसान लीची के साथ भिंडी और गुलदाउदी उगा सकते हैं। इसी तरह लीची के साथ लोबिया, आलू और प्याज भी उगाए जा सकते हैं। बहुफसली मॉडल के अंतर्गत लीची के पौधों के बीच बची पड़ी खाली जगह में अन्य फसलें उगाई जा सकती हैं। इस तरह किसानों को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने लीची को सुखाकर स्वादिष्ट लीची नट बनाने की तकनीक भी विकसित की है। 1 किलोग्राम लीची नट के लिए 4 किलोग्राम ताजी लीची की जरूरत होती है। इस लीची नट को 10 से 12 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तकनीक को अपनाकर किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक तथा केरल में बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों में बिहार, पश्चिम बंगाल,
उत्तर पूर्वी राज्यों लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना है। हमारे देश में वर्षा ऋतु का बहुत महत्व है और जो वर्षा का मौसम है कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है और अभी वर्षा का मौसम प्रारंभ होने वाला है। अतः किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो अपनी वर्षा ऋतु आने से पहले अपने खेतों की तैयारी प्रारंभ कर दें। इसमें एक तो ये है कि आप अपना बारिश आने से पहले अगर मिट्टी की आपने जांच नहीं कराई हो तो मिट्टी की जांच करा लीजिएगा, क्योंकि अभी प्रत्येक ज़िले में हमारे जो मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला है और मिट्टी परीक्षण के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने खेत को 2-3 भागों में विभाजित कर लें और 2-3-4 जगह से, अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसको ज़्यादा भागों में विभाजित कर सकते हो और 3 जगह से नमूना लेके एकत्रित करें। और नमूना लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब नमूना आप किसी भी जो पॉलीथीन की बैग में अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो वो साफ़ होना चाहिए, एकदम से पूरा क्लीन होना चाहिए। और खेत को जैसे 2-3 भागों में आप विभाजित करें तो इस तरह का एक खड्डा थोड़ा बना लीजिए वी शेप का, और साइड से उसको मिट्टी लीजिएगा ताकि आपकी 15 से और 30 सेंटीमीटर तक अगर आप लेना चाहते हो तो 30 सेंटीमीटर तक का करिए, और ऊपर का अगर कराना चाहते हैं तो वी शेप का एक खड्डा बना लीजिए और साइड से एक मिट्टी ले लीजिएगा। और इसकी मिट्टी लेकर अलग अलग उसके जैसे 0 से 15, 15 से 30 सेंटीमीटर का रख के एक जगह मिला के एक नमूना एक तैयार हो जाएगा। तो एक खेत का एक नमूना ले लीजिए। आपके पास अगर 2-3-4 खेत हैं तो उनके 2-3-4 अलग अलग नमूने लीजिए, खेत का नंबर डालिए, अपना नाम लिखिए, गांव का पता लिखिए और अपनी जो मृदा प्रयोगशाला है आपकी वहां दीजिएगा और वहां से अपने जो परीक्षण का उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कब तक देंगे। तो ये बहुत अच्छा मौसम है, इसको आप जो मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो बहुत सारी जो हम उर्वरक डालते हैं वो हमें पता नहीं होता कितना डालना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी का परीक्षण हो जाएगा तो फिर आपको पता लगेगा कि आपको कितनी खाद की आवश्यकता है। इस हिसाब से अगर उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो आपकी काफ़ी बचत होगी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आईसीटी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर विषय पर 19 एवं 20 जून को चल रही इस कार्यशाला का उद्घाटन सचिव कृषि मंत्रालय श्री आशीष बहुगुणा द्वारा किया गया। कार्यशाला में देश भर से लगभग 250 किसानों तथा राज्य कृषि विभाग के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। कार्यशाला के पहले दिवस में SMS पोर्टल एवं फार्मर्स पोर्टल के बारे में प्रेजेंटेशन द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है। आईसीटी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर कार्यशाला के बारे में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव गुप्ता ने जानकारी दी। सूचना प्रौद्योगिकी का कृषि और संबंधित क्षेत्रों में किस प्रकार प्रयोग हो, इस विषय में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में पूरे देश के कृषि और संबंधित विभागों के अधिकारी, NIC के अधिकारी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लोग, ICAR के, उद्योग के और अंततः किसानों के, सबके प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। और इसमें हम एक यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो देश में कहीं कहीं पर विकसित किया गया है, उसको पूरे देश में किस प्रकार रोल आउट किया जाए। इसका उद्घाटन सचिव कृषि श्री आशीष बहुगुणा और सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री RS शर्मा ने किया। और इसमें हमने SMS पोर्टल, जिसके तहत करीब 97 करोड़ मैसेजेस किसानों को भेजे जा चुके हैं, फार्मर पोर्टल, सॉइल टेस्टिंग, मार्केट, माइक्रो इरिगेशन, इन सब विषयों पर चर्चा
हो रही है। ये चर्चा एक विशेष तौर पे की जा रही है, इस सब नहीं कि एक भाषण लोग दे रहे हैं और बाकी लोग सुन रहे हैं। सारी जितनी ऑडियंस है उसको हमने विभाजित किया है लगभग 10 से 12 संवर्गों में, और वो लोग बैठ कर के हर सॉफ्टवेयर की एक एक स्क्रीन देखेंगे और तय करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से एकीकृत सॉफ्टवेयर बन सकता है जो किसानों के लिए लाभकारी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सॉफ्टवेयर ऐसा हो, किसान और जो संबंधित लोग हैं, जैसे कोई डीलर्स हैं या फिर आपके प्रयोगशालाएं हैं, उन सब के लिए एक लाभकारी हो, और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीद है कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को किसानों के लिए सुलभ एवं अधिक लाभकारी बनाने तथा कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में यह कार्यशाला कारगर सिद्ध होगी। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। धान वेंकटेश्वर नगर आंध्र प्रदेश की मंडी में 1400 से 1400 रुपये, जोरहाट असम की मंडी में 1500 से 1550 रुपये, लोहरदगा झारखंड में 1400 से 1500 रुपये, चावल कच्छार असम की मंडी में 2400 से 2900 रुपये, जमशेदपुर झारखंड में 2800 से 2890 रुपये, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 2670 से 2720 रुपये, गेहूं मंगरोल गुजरात की मंडी में 1675 से 1700 रुपये, जोधपुर राजस्थान में 1600 से 2000 रुपये, लोहरदगा झारखंड में 1800 से 1900 रुपये, सरसों तेल दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 8000 से 8600 रुपये, जम्मू व कश्मीर में 9000 से 9200 रुपये, जमशेदपुर झारखंड में 8900 से 8940 रुपये, अरहर जोरहाट असम में 6100 से 7000 रुपये, जम्मू व कश्मीर में 6800 से 7600 रुपये, राजकोट गुजरात में 3500 से 4250 रुपये, मसूर दाल कच्छार असम में 7000 से 7500 रुपये, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 6460 से 8000 रुपये। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। तो खेती की खबरें संपन्न हो चुकी हैं और आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। आपका पसंदीदा सेगमेंट आपकी चिट्ठी अब शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देंगे। हमें भी बहुत खुशी होगी इस जानकारी को बताते हुए कि एक हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि अपने अध्यापन के कार्य से बस अब सेवानिवृत्त होने को हैं और कृषि दर्शन देखकर उनको प्रेरणा मिली, उनको ऊर्जा मिली कि वो खेती के कार्य में लग सकें। उनका जिक्र करेंगे अपने मुख्य भाग के अंदर और जानेंगे इसके अलावा जो संतरा होता है उसकी खेती के लिए क्या क्या तकनीकी जानकारियां अब तक पहुंच सकती हैं और साथ ही साथ एलोवेरा को लेकर क्या कुछ सूचनाएं आप ले सकते हैं। उसके अलावा काली मिट्टी के अंदर मूंगफली की खेती किस तरह से की जाए, इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम आपकी चिट्ठी की। आपके पत्रों में जितने भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एक कृषि वैज्ञानिक। हमारी कोशिश रहती है कि आपके सभी प्रश्नों का पूरी तरह से जवाब आप तक पहुंचाया जा सके। और आज आपने जो चिट्ठियां हमें भेजी हैं उसमें जो आपके प्रश्न हैं उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS तोमर। डॉक्टर तोमर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और पत्रों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जी जरूर करें। सबसे पहला जो हमें पत्र आया है ये आया है झारखंड से। ये हमें भेजा है योगेश्वर प्रसाद वर्मा ने। ये कहते हैं कि ये एक माध्यमिक शिक्षक सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं और इसी 30 जून को ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जी। बड़ी खुशी की बात है। आप ये देखिए कि इन्होंने बताया इन्हीं छुट्टियों में इन्होंने एक दिन अचानक कृषि दर्शन कार्यक्रम देखा और
इतने ज़्यादा प्रेरित हुए वो इस कार्यक्रम से कि उन्होंने जिस दिन ये कार्यक्रम देखा था उसी दिन फैसला कर लिया कि जब भी उनकी सेवानिवृत्ति होगी उसके बाद वो किसानी खेती करेंगे। के कार्य में लगेंगे। बिल्कुल खेती के कार्य में लगेंगे। हमें उम्मीद है योगेश्वर साहब कि ये जो आपने फैसला लिया है किसानी करने का, आपकी इस डगर पर कृषि दर्शन हमेशा एक मीत बनकर आपके साथ होगा। जब भी आपके मन में किसानी से संबंधित कोई भी सवाल आए तो बेहिचक हमें प्रश्न अपनी चिट्ठी के माध्यम से आप भेज सकते हैं। योगेश्वर जी को मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कृषि में अपनी रुचि दिखाई है और आप सेवानिवृत्ति के बाद किसानी में आप जुटना चाहते हैं, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी कृषि से जुड़ी हुई आपकी समस्या होंगी, आप पत्र के माध्यम से जो जानकारी चाहेंगे हम उसको देने का प्रयास करेंगे। अगला पत्र हम ले रहे हैं। ये पत्र हमें भेजा है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सरोज कुमार जी ने, और ये हमसे जानना चाहते हैं कि इनके पास 2 संतरे के पेड़ हैं जिस पौधे में फल नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। देखिए सरोज कुमार जी, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है और इसमें ये समस्याएं अक्सर हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। मैं उसके बारे में आपको 2-3 प्रमुख बातों की बताना चाहूँगा। कई बार हमारे किसान भाइयों को अच्छी गुणवत्ता के जो पौधे हैं वो नहीं मिल पाते हैं या बीजू पौधे मिल जाते हैं और उसकी वजह से उनमें पुष्पन और फलन बहुत देरी से होता है। दूसरी जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि जब नींबू वर्गीय पौधों में या ऐसे दूसरे फलदार वृक्ष हैं उनमें जब फ्लावरिंग होता है या फलों का विकास होता है, सेट होते हैं, उस अवस्था पे उस पर पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ये कई बार किसान भाई उसमें पानी देते हैं, लगा देते हैं, और उससे क्या है फल या फूल जो हैं वो झड़ जाते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ये एक तरह की गलतफहमी भी है कि हर तरह के फल को हमें अगर अच्छा रखना है तो हमें उसमें ज्यादा पानी ही देने की जरूरत है। ये एक विशेष व्यवस्था है इसमें फलदार वृक्षों में कि पुष्पन और फल के विकास के समय पानी देने की आवश्यकता उसमें नहीं होती, रोक देना चाहिए। जब फलों का विकास हो जाता है उसके बाद उसमें पानी देने की आवश्यकता होती है। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका पौधा अभी 5 वर्ष का हो गया है तो हमारे अनुसंधानों के माध्यम से ये हमने पौधों को कितना पोषण की आवश्यकता है उसकी मात्रा निर्धारित की है। अगर आपका पौधा 5 वर्ष का है या 6 वर्ष का है तो ऐसी वर्ष उम्र पे आपको 1300 ग्राम यूरिया, 1260 ग्राम सुपर फास्फेट, 180 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 200 ग्राम जिंक सल्फेट, 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 200 ग्राम आयरन सल्फेट देने की आवश्यकता होती है प्रति पौधा प्रति वर्ष। और इस मात्रा को आप वर्ष में 2 बार दे सकते हैं, एक बार जब फूल आने का समय है उससे 1 महीना पहले, और एक जब फल टूटने की अवस्था होती है पौधे में उस अवस्था में इस मात्रा को 2 बार में तोड़ करके पौधे को उसके जड़ क्षेत्र में दिया जा सकता है ताकि उसको उचित पोषण मिले और उसको फूलों के विकास एवं फलों के बनने की प्रक्रिया में उसका सहयोग मिल जाए। डॉक्टर तोमर, अगला ये पत्र हमारे पास आया है हल्द्वानी उत्तराखंड से। गंगा सिंह रावत साहब लिखते हैं कि 6 जून के कार्यक्रम में धामला यमुनानगर हरियाणा के किसान श्री धर्मवीर सिंह ने एलोवेरा की खेती में काफ़ी नाम कमाया है। जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी थी तो ये भी उससे बहुत प्रेरित हुए हैं। तो अब ये एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि कैसे उस खेती को बढ़ावा दिया जा सके, कैसे किया जाए एलोवेरा की खेती को। एलोवेरा एक बहुत ही हार्डी फसल है, यानी कि आप इसको अब इस मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा प्लानिंग नियोजन करने की आवश्यकता है कि इसकी कौन सी किस्म आपको लगानी है, इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे और उनका आकार कितना है और उसको किस प्रकार से खेती करके निश्चित रूप से अगर आपकी रुचि है तो आप एलोवेरा की खेती तो सफलतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके विपणन की, मार्केटिंग की। खेती शुरू करने से पहले आपको इसका मार्केटिंग या विपणन का माध्यम ढूंढना होगा। आप इस संबंध में आयुर्वेद के कई ऐसी कंपनियां हैं जो इसका विपणन करती हैं, खरीद करती हैं। आप पहले उनसे संपर्क करें और फिर इसकी खेती की तरफ आप अग्रसर हों। वैसे भी आपने बता दिया कि ये जो अभी समय चल रहा है बहुत ही अच्छा समय है एलोवेरा को लगाने बिजाई रोपाई अभी की जा सकती है। अगर पौधे इसके
मिल जाएं तो इसकी रोपाई की जा सकती है। डॉक्टर तोमर, ये अगला पत्र हमारे पास ये भी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया है। भुवन कुमार जांगड़े साहब हैं और ये कहते हैं कि इनके पास 2 एकड़ के खेत हैं जिसमें ये मूंगफली की बुआई करना चाहते हैं। खास बात यह है कि इनका खेत जो है उसमें काली मिट्टी का खेत तो है ये इनके जानना पास। चाहते हैं जी। कि उसमें उन्नत किस्म के बीज कौन से होंगे, अगर खाद डालनी है तो उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए और बुआई का समय क्या है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी खेती को शुरू करने से पहले। मूंगफली की मैं आपको बताना चाहूँगा 2 मौसम में खेती की जा सकती है, वर्षा के मौसम में खरीफ के रूप में और दूसरी रबी के मौसम में। अभी जो मौसम है वो खरीफ का मौसम है और आप इसमें खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी में प्रमुख बात ध्यान रखने की यह है कि आप जो गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद अगर आपके पास है तो उसकी 20 टन मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, अगर आपके पास 2 एकड़ खेत है ये, इसमें कम से कम 20 गाड़ी सड़ा हुआ गोबर की खाद उसमें मिला दें, क्योंकि ये जो फसल है उसकी उत्पादकता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और खेती की जो मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार करता है। इसकी बात यह है कि उसको 1 महीने पहले इसमें मिलाने की आवश्यकता होती है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप 10 गाड़ी जो पोल्ट्री आजकल जगह जगह पे उद्योग लगे हुए हैं उनसे उनकी जो बीट है उसको भी आप इसके लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और दूसरी जो बात यहाँ उभर के आती है कि आपको कौन सी किस्में यहाँ लगानी है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूंगफली के अंदर 3 प्रकार की किस्में होती हैं। एक किस्म तो होती है जो गुच्छेदार किस्म होती है जिनको हम बुश टाइप बोलते हैं। दूसरी जो किस्म होती है वो सेमी स्प्रेडिंग होती हैं, यानी कि थोड़ी फैलने वाली किस्में, और एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली किस्में। जो गुच्छेदार किस्में हैं आपके क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त रहेंगी। ज्योति है एक किस्म और एक है AK 12-24, GAU1, GG2, गंगापुरी, GL 24 और TMV2। ये किस्में हैं जो गुच्छेदार किस्में हैं जिनको आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अर्ध फैलाव करने वाली जो किस्में हैं उनमें कौशल है, TG1 है जिसको विक्रम के नाम से भी जानते हैं, और एक M13 है। ये 3 किस्में इसमें आती हैं। और जो अधिक फैलने वाली जो स्प्रेडिंग टाइप किस्में हैं उसमें कराड 4-11 और एक कदीरी 71-1, TMV1, TMV3 आदि किस्में हैं। इनमें से कोई भी किस्म आप जिला कृषि अधिकारी से मिल करके इसका जो गुणवत्ता का बीज है वो आप ले सकते हैं। और इसमें पोड के साथ ये मिलेगा, आपको पोड को छील करके इसके दाने निकालने हैं, बीज को निकालना है। और जो बुश वाली जो किस्में हैं जिनको हमने बताया, इनकी जो बीज की मात्रा रहेगी वो रहेगी 80 से 100 किलोग्राम जो बीज है वो प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इस्तेमाल करना है। और जो सेमी स्प्रेडिंग और स्प्रेडिंग वाली जो किस्में, फैलने वाली किस्में हैं, उनका 60 किलोग्राम से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। और बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। और बुआई का जो उपयुक्त समय है वो है जून का अंतिम सप्ताह, यानी कि 25 जून से शुरू करके आप 15 जुलाई तक मूंगफली की बिजाई अपने खेतों में कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जांगड़े जी, अगर आप थोड़ा सा सजग हैं, प्री मानसून से जो पहले की जो वर्षा होती है उस वर्षा के तुरंत बाद अगर आप बिजाई कर दें तो फसल को बढ़वार और वृद्धि के लिए 10 से 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे खेत में मूंगफली को उगाना है, अगर आप अधिक उत्पादकता लेना चाहते हैं, उसमें जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए और वो उर्वरा शक्ति से प्रचुर मात्रा में उर्वरा शक्ति उसकी होनी चाहिए। डॉक्टर तोमर, अगली चिट्ठी हम ले रहे हैं, ये भी हमारे पास आई है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। कमलेश कुमार पटेल साहब हैं, ये हमसे पूछना चाहते हैं कि इनके पास 2 गुलाब के पौधे हैं और उसमें फूल ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो उसे खाद और पानी कैसे देना चाहिए? देखिए पटेल साहब, सबसे पहले तो आपको ये मैं जानकारी देना चाहूँगा कि गुलाब जो हैं ये ठंडक के मौसम की फसल है और ये पुष्पन की फसल है। इसमें गर्मी के मौसम में सामान्यतः पुष्पन कम होता है या अच्छी गुणवत्ता के फूल उसमें नहीं बनते हैं। जहाँ तक बात है पानी और खाद की, पानी की जो व्यवस्था है वो अगर आपके पौधे गमले में हैं
तो आपको गर्मी के मौसम में प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता है। अगर ये मिट्टी में है, क्यारियों में है, या आपने बड़े पैमाने पर इसकी खेतों में गुलाब की रोपाई की हुई है, तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पौधों के अंदर किसी भी प्रकार से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें मुरझान की स्थिति नहीं आने देनी है। आपको पानी उसमें निरंतर देना है। जहाँ तक खाद देने की बात है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, ऐसे में आप खेतों की सफाई रखें। सफाई करके उसमें बढ़वार लेने के लिए अगर आपके यहाँ अभी मौसम उतना गर्म नहीं है तो आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। 2% का घोल बना करके आप अपने पौधों पे इनका छिड़काव कर सकते हैं ताकि उनको पोषण मिल जाए। डॉक्टर तोमर, वाकई आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों के प्रश्नों के जवाब दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे किसान भाइयों को आपके सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से मिल गए होंगे। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो कृषि दर्शन के मुख्य भाग आपकी चिट्ठी में आज आपने जाना कि किस तरह से संतरे की खेती की जा सकती है, किस तरह से उसके लिए खाद का इस्तेमाल हो सकता है, एलोवेरा की जानकारी आपको मिली। साथ ही साथ आपने जाना कि काली मिट्टी के अंदर मूंगफली को किस तरह से उगाया जा सकता है और बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंची। इसी तरह की कोई भी जिज्ञासा, कोई भी सवाल खेती को लेकर, खलियानों को लेकर, खेत को लेकर, पशुओं को लेकर और चाहे तो और कोई तकनीकी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें बेहिचक लिखिए। और इस तरह से जो आपके पत्र हमें मिलते रहते हैं, बेहद खुशी होती है। हम आशा करते हैं कि ये सिलसिला, ये रिश्ता इसी तरह से लगातार बना रहेगा हमारे और आपके बीच। तो कलम उठाइए और लिख भेजिए अपने पत्र और सुझाव हमें इस पते पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो इस वादे के साथ कि कल एक और नए कार्यक्रम में आपके साथ मुलाकात होगी, हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।